12वीं शताब्दी, भारतीय इतिहास की वो सदी जिसमें एक अफगानी शासक मोहम्मद घोरी के आक्रमणों ने हिंदुस्तान के भविष्य की दिशा के साथ साथ दशा भी बदल दी। मोहम्मद घोरी ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, जो अगले 300 सालों तक कायम रही। ये कहानी है दिल्ली सल्तनत की नींव रखने वाले उसी योद्धा की, जिसकी मौत किसी शक्तिशाली राजा के द्वारा ना होकर कुछ कबीलियाई खोकर के हाथों हुई। यह बदला था खोकरों का, जिन्हें घोरी ने बड़ी संख्या में मौत के घाट उतारा था। मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, जो शिहाबुद्दीन घोरी और मोहम्मद घोरी के नाम से भी जाना गया, वो पहला विदेशी आक्रमणकारी था जिसने सबसे पहले हिंदुस्तान पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। मोहम्मद घोरी गौर जो एक छोटी सी प्रिंसिपैलिटी है अफगानिस्तान में, वहाँ की रूलिंग डिनेस्टी शंसबनी डिनेस्टी का मेंबर था और ये काफ़ी एम्बिशियस डिनेस्टी थी। मोहम्मद घोरी और उसका भाई गयासुद्दीन दोनों वॉरियर थे और एडमिनिस्ट्रेटर थे और दोनों ने अपनी अलग अलग सल्तनत कायम की थी। गयासुद्दीन की डेथ के बाद शिहाबुद्दीन घोरी ने अपने आप को गौर सुल्तान डिक्लेयर किया और उसका टाइटल मुइजुद्दीन था और फिर वो उसके बाद मुइजुद्दीन मोहम्मद घोरी के नाम से जाना गया। इन्होंने पहले अफ़गानिस्तान के अलग अलग रीजन्स पे कब्ज़ा किया और फ़िरोज़ कोह को अपना कैपिटल बनाया और उसके बाद जो गज़नवाइट किंगडम थी उसकी टेरिटरीज पे कब्ज़ा किया। लेकिन मोहम्मद घोरी यहां रुकने वाला नहीं था। उसकी नज़र भारतीय उपमहाद्वीप के संपन्न राज्यों की ओर जा टिकी। जब मध्य एशिया के शासकों को उनकी सैन्य विफलताओं के कारण या अन्य कारण धन की कमी होती थी, तो इस कमी को पूरा करने के लिए वे निश्चित रूप से भारत, जो कि एक सोने की चिड़िया थी, उसकी तरफ अपनी नज़र फेरते थे और यहाँ से जितना धन निष्कासन हो सकता था उतना करने में वो प्रयास करते थे। मोहम्मद घोरी ने पहला आक्रमण मुल्तान पर किया। मुल्तान और उच्च पे विजय पाने के बाद वो गुजरात की ओर बढ़ा, लेकिन उसे यहां बुरी तरह मात खानी पड़ी। मोहम्मद घोरी का भारत के अंदर जो आक्रमण हुए वो एक आक्रमणों की एक कड़ी थी। 1178 ईस्वी सन में उन्होंने गुजरात के वाघेल राजा के खिलाफ सैन्य अभियान किया था, जिस सैन्य अभियान में वे बुरी तरह से विफल हुए थे। उनकी सेना को आबू पर्वत के निकट वाघेला राजा की सेनाओं ने बुरी तरह से परास्त किया। रेगिस्तान के रास्ते बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए मोहम्मद घोरी और उसकी सेना वापस अफगानिस्तान पहुंची। मोहम्मद घोरी मैदान छोड़ के जरूर भागा, लेकिन उसने भारत पे आक्रमण का इरादा नहीं छोड़ा और दोबारा 1179 में भारत की ओर बढ़ा। लेकिन इस बार उसने अपना मार्ग बदल लिया और खैबर दर्रे के जरिए उत्तर पश्चिम भारत के रास्ते से वापस आया। 1189 यानी कि 1179 एडी में मोहम्मद घोरी ने पेशावर, जो कि आप ये कह सकते हैं कि भारत का उत्तर पश्चिमी दिशा से द्वार था, वहाँ उन्होंने पेशावर को कब्ज़ा किया। उसके बाद उन्होंने लाहौर की तरफ निगाह की, उन्होंने लाहौर को कब्ज़ा किया 1185 में और लाहौर को कब्ज़ा करते ही वो पंजाब के स्वामी बन गए। पश्चिमी पंजाब पर विजय इस मायने में ज्यादा महत्वपूर्ण थी कि मोहम्मद घोरी के लिए
गंगा यमुना से लगे हुए उत्तर भारत का रास्ता खुले। उत्तरी भारत की राजनीतिक स्थिति ये थी कि यहाँ पर छोटे छोटे राजपूत राज्य बंटे हुए थे और ये आपस में पूरे उत्तरी भारत के स्वामित्व को लेकर आपस में संघर्षशील थे। राजपूत राजाओं में सबसे शक्तिशाली था अजमेर का सम्राट पृथ्वीराज चौहान। जहां तक पृथ्वीराज तृतीय के व्यक्तित्व का सवाल है, एक बात निस्संदेह उनके बारे में कही जा सकती है कि वो एक महान शासक थे और उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति के बल पर उत्तर भारत में चौहान राजवंश को एक अग्रणी राजवंश के रूप में स्थापित किया था। पृथ्वीराज चौहान का राज्य उत्तरी राजस्थान से लेकर पूर्वी पंजाब तक फैला हुआ था। जब मोहम्मद घोरी के हमले पृथ्वीराज चौहान के कब्जे वाले पंजाब क्षेत्र तक आ पहुंचे तो एक भीषण युद्ध की आहटें सुनाई देने लगी, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान शांत बैठने वालों में से नहीं था। उसे ईंट का जवाब पत्थर से देना आता था और दोनों का आमना सामना हुआ तराइन क्षेत्र, जो उत्तर पश्चिमी दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर स्थित था। 1191 में तराइन की लड़ाई में पृथ्वीराज थर्ड ने अपनी फौज और अपने दूसरे अलायंसेस थे उनके थ्रू एक बहुत ही बड़ी अच्छी कैंपेन करी और वो बहुत अच्छी किस्मत थी कि वो बच गया, वरना वो उस लड़ाई में मारा जाता। लेकिन मोहम्मद घोरी धुन का पक्का था। उसने अपनी गलतियों से सबक सीखा और 1 साल बाद दोबारा उठ खड़ा हुआ, नई रणनीति, नए आत्मविश्वास के साथ। जिस रूप में उन्हें हराया गया था, जो एक कैटास्ट्रोफिक डिफीट उन्हें दी गई थी, उनकी जगह यदि कोई और मध्य एशिया का आक्रमणकारी होता तो शायद वो पीछे हट जाता। जब हम घोरी की बात करते हैं तो आप जरा कल्पना करके सोचिए कि वो 1 साल पहले इसी सेना से बुरी तरह से हारे थे, बट फिर भी वो वापस से रीऑर्गेनाइज होके आते हैं और उनके मन में एक कितनी ठोस भावना रही होगी कि हर हाल में हमें ये युद्ध जीतना है। और उन्होंने बहुत ही प्लानिंग से सुनियोजित होकर वापस से अपनी सेना को गठित किया और 1192 में वे अफगानिस्तान से नीचे उतरकर फिर भारत आए। मोहम्मद घोरी की चुनौती का परिणाम हुआ 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध। उसे ये बात भली भांति पता थी कि यदि इस बार जीत दर्ज करनी पड़ेगी तो उसे अपना 100% या कहें तो 110% देना पड़ेगा। मोहम्मद घोरी एक बेहतर रणनीतिकार साबित हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने एक शानदार व्यूह रचना की, जिसके तहत उसने अपनी सेना को 5 टुकड़ियों में बांटा और सूर्योदय के साथ ही उसकी 4 टुकड़ियों ने पृथ्वीराज की विशाल सेना के ऊपर चौतरफा हमला बोल दिया। चौतरफा हमलों से बौखलाई राजपूत सेना इससे पहले संभल पाती। मोहम्मद घोरी ने अपना वो दाव चला जिसने राजपूत सेना को चारों खाने चित कर दिया। और जो एक सबसे महत्वपूर्ण छुपी हुई बात थी वो ये थी कि उन्होंने एक 12,000 चुनिंदा घुड़सवार सैनिकों का एक दस्ता तैयार किया जो कि एक सरप्राइज अटैक देने वाला था। तो जब ये 4 सैन्य टुकड़ियां पृथ्वीराज की सेनाओं को हैरस कर रही थी चारों तरफ से, तब उन 12,000 सैनिकों ने एक सरप्राइज अटैक लॉन्च किया। इस हमले का राजपूत सेना के पास कोई जवाब नहीं था। जल्द ही उन्होंने घुटने टेक दी और मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। जब हम उनके कैरेक्टर की बात करते हैं तो उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि उनमें एक अदम्य साहस और डिटर्मिनेशन था, जैसा कि आप तराइन के युद्ध में भी देखते हैं। एक तरफ ये जीत थी मोहम्मद घोरी के जुनून की, जज्बे की, एक बेहतर रणनीतिकार योद्धा की, तो दूसरी तरफ ये हार थी आपस में लड़ रहे भारतीय शासकों की, उनके अहंकार की और एक महान शासक के अस्त होने की। तो लैक ऑफ पॉलिटिकल यूनिफिकेशन,
भी एक बहुत बड़ी वजह थी कि राजपूत आर्मी टर्किश आर्मी को वो फाइट नहीं दे पाई जो शायद वो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन दे पाई। 1192 की जीत इतनी व्यापक और इतनी एक महान जीत थी जिससे एक नए युग की शुरुआत हुई, और जो प्रयास इस्लामी ताकतें भारत के अंदर आने का पिछले 300-400 वर्षों से कर रहे थे, वो प्रयास अब जाकर एक वास्तविकता के रूप में बदला। और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन एक बहुत बड़ा लैंडमार्क इवेंट है दिल्ली सल्तनत की एस्टैब्लिशमेंट की हिस्ट्री। पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य को नष्ट नाबूद करने के बाद शक्तिशाली घोरी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उसके तुरंत बाद ही उसने अपने सबसे विश्वास पात्री गुलाम सेना नायक कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत के तमाम मामलात सौंप दिए, और वो खुद मध्य एशिया में होने वाली लड़ाई और युद्धों का संचालन करने के लिए कभी मध्य एशिया जाता, कभी वापस पुनः भारत आता। 1206 में वो एक और सैन्य अभियान के लिए भारत आए, जिसका मकसद था खोखरों के खिलाफ कुतुबुद्दीन ऐबक के साम्राज्य को मजबूत करना। खोखर्स पंजाब में रहने वाले एक ऐसा जन समुदाय था जिनका जो बेसिक कैरेक्टर था वो एक मार्शल कैरेक्टर था, और उनमें सैन्य आक्रमणों को सहने की बहुत प्रबल सक्षमता थी। और जैसे जैसे उत्तर पश्चिमी सीमांत से नए इस्लामिक आक्रमणकारियों का दबाव बढ़ रहा था, वैसे वैसे ये लोग उस नए दबाव का बहुत ही प्रबलता से उसका मुकाबला भी डट के कर रहे थे। मोहम्मद घोरी के लिए सिंधु घाटी का क्षेत्र, जिस पर खोखरों का कब्जा था, व्यापारिक और सैन्य दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था, जिस पर मोहम्मद घोरी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। यह एक महत्वपूर्ण वजह थी खोखरों और मोहम्मद घोरी के बीच टकराहट की। वॉरियर्स के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि लाहौर से गजनी का जो रास्ता है, जो मर्चेंट, ट्रैवलर्स और सोल्जर्स तीनों यूज़ करते हैं, जो बहुत ही स्ट्रेटेजिक रास्ता है, उसको इन्होंने ब्लॉक कर दिया था। और ये कैंपेन जो मोहम्मद घोरी की लाहौर बेस्ड कैंपेन थी पंजाब में खोखर्स के खिलाफ, वो इस रूट को रिस्टोर करने की। मोहम्मद घोरी और खोखरों के बीच दुश्मनी की एक और वजह थी कि गजनवी साम्राज्य के पंजाब प्रमुख खुसरो मलिक ने खोखरों से हाथ मिला लिया था। खुसरो मलिक को मोहम्मद घोरी ने पहले भी शिकस्त दी थी। जब मोहम्मद घोरी ने खुसरो मलिक को अपदस्थ किया, तब खुसरो मलिक ने इन्हीं खोखर्स की सहायता लेकर एक राजनीतिक गठबंधन तैयार किया, और यहीं पर हमको ये देखने को मिलता है कि खोखर्स और मोहम्मद घोरी के बीच में एक शत्रुता स्थापित हो जाती है। और ये दुश्मनी तब और बढ़ गई जब मोहम्मद घोरी ने पूर्ण रूप से पंजाब पर कब्जा कर लिया। मोहम्मद घोरी इन्हीं खोखर्स के खिलाफ एक बहुत ही भयंकर हिंसा शुरू करते हैं, और बहुत ही अत्यधिक मात्रा में इन खोखर्स को मौत के घाट उतारा जाता है, और जो लोग बच जाते हैं उनको गुलाम बनाया जाता है। मोहम्मद घोरी और खोखर आपस में एक ऐसी शत्रुता पाले हुए थे जिसका निवारण करना मुमकिन नहीं था। इस कैंपेन के ख़त्म होने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली वापस चला गया और मोहम्मद घोरी लाहौर से गजनी के लिए रवाना। गजनी दूर थी और थकान से सभी चूक। ऐसे समय मोहम्मद घोरी ने सिंधु नदी के किनारे विश्राम करने का निर्णय लिया, लेकिन तब घोरी को जरा भी एहसास नहीं हुआ होगा कि उसका विश्राम स्थल ही उसकी मृत्यु का स्थल बनने वाला था। अंततः एक ऐसा जुनूनी योद्धा जिसने जीत के लिए अपनी जिंदगी को हर खतरे में डाला, जिसके जज्बे और धुन के आगे सब नतमस्तक हुए, उसकी मौत बिना किसी हलचल के, बिना किसी प्रतिरोध के हुई।
रिवर इंडस दरियाए सिंध के किनारे एक जगह दमियक के पास इसने अपना कैंप पड़ाव डाला और इसी जगह पे मार्च के महीने में 1206 ईस्वी में एक शाम जब वो अपने टेंट में शायद प्रे कर रहा था, एक ओर जब सूर्यास्त हो चुका था, सैनिक युद्ध की गर्माहट को भूल आग की तपिश के करीब सुस्ता रहे थे। जिस वक्त मोहम्मद घोरी अपनी संध्या काल की नमाज में खुदा को याद कर रहा था, उसी वक्त वहां कुछ 3-4 गुमनाम से आक्रमणकारी तेजी से सिंधु नदी के रास्ते दाखिल हुए और मोहम्मद घोरी के अंगरक्षकों को चकमा देके घोरी के तंबू में जा घुसे। और जिस तरह से इन असैसिन्स ने मोहम्मद घोरी के कैंप को और उसके डिफेंस को पेनिट्रेट किया और उसके टेंट तक पहुंचे, जो कि सराउंडेड होता है, कई लेयर्स होती हैं प्रोटेक्शन, उसको क्रॉस करके उसके पर्सनल टेंट में जाके उसके बॉडीगार्ड्स को डिसेबल करके असैसिनेट किया। इससे ये पता चलता है कि वो एक बहुत अच्छा प्लान था और उस शक्तिशाली युद्ध कुशल इरादों के पक्के शहंशाह को क्षण भर में हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी, जिसने सालों अपनी दहशत से दुश्मनों की नींद उड़ा रखी। तो विडंबना इस बात में छुपी है कि जो एक व्यक्ति इतना महान शासक रहा हो, जितने इतने भीषण और भयंकर युद्ध लड़े हों, उसकी एक इतनी साधारण सी मृत्यु दर्ज हुई इतिहास के पन्नों में। मोहम्मद घोरी की हत्या से जुड़ा एक और मत है, जिसके अनुसार मुल्तान के फिदाहीन को भी उसकी हत्या का दोषी माना जाता है। तो शायद ये एक इस्माइली धर्म का ग्रुप था जिसकी हुकूमत मुल्तान में थी और जिसको मोहम्मद घोरी ने ख़त्म किया था, जिससे एक ये भी स्पेक्युलेट किया जा सकता है कि वो खोखर्स और इस्माइली फिदाइंस का कंबाइन एफर्ट था असैसिनेट करने। अगर ऐसा था तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कोलैबोरेशन था दो ऐसे ग्रुप्स के बीच में जो मोहम्मद घोरी की मिलिट्री कैंपेन और पॉलिसी ऑफ सप्रेशन और सब्जुगेशन से बहुत ज़्यादा सफ़र किया था। और जिस तरह से इन असैसिन्स ने मोहम्मद घोरी को असैसिनेट किया, इससे ये पता चलता है कि वो एक बहुत अच्छा प्लान था और ऐसे लोगों ने मिलकर के बनाया था जिनके पास लोकल इंटेलिजेंस भी थी उस एरिया की, जो खोखर टेरिटरी में सिचुएटेड, और ऐसे लोगों का इंटेलिजेंस भी उनके पास था वो जो ये जानते थे कि मोहम्मद घोरी का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन क्या। और नेचुरल है कि उन दोनों ने मिल कर के ये प्लान बनाया और मिल के एग्जीक्यूट किया। बारह 1206 में जब मोहम्मद घोरी की मृत्यु होती है, उसके बाद तो ऐबक अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है और वो एक तरीके से जो नई दिल्ली सल्तनत अस्तित्व में आती है उसका स्वामी बन जाता है। मोहम्मद घोरी के आक्रमणों के साथ साथ एक नया युग इस मायने भी शुरू हुआ कि भारतीय संस्कृति का एक नए धर्म और एक नई संस्कृति के साथ संपर्क बढ़ा और जो इंडो इस्लामिक कल्चर एंड सिविलाइजेशन जिसे कहते हैं उसका सूत्रपात हुआ। मोहम्मद घोरी के पश्चात मध्य एशिया के शासकों का भारतीय सरजमीन पर वो दौर शुरू हुआ जो लगभग 800 सालों तक चला और इस तरह सूर्य के अस्त के साथ साथ एक जिद्दी महान योद्धा का भी अंत हुआ।
उस शहंशाह का अंत हुआ जिसने एक से बढ़कर एक धुरंधरों को पटकनी दी थी। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.